गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का लेक्चर 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज लेकर आए हैं लेक्चर 11, जिसमें हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन। आइए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ड्राफ्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट इट नीडेड टू रिफ्लेक्ट सोसाइटल चेंजेस एज वेल एज एस्पिरेशंस ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसी समय जो ड्राफ्टर्स थे उन्होंने ये कंसिडर किया गया कि जैसे जैसे आगे आगे फ्यूचर चलेगा कंट्री का, तो डिफरेंट पॉपुलेशन की डिफरेंट एस्पिरेशंस होती है। तो अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन के बारे में अच्छे से पूरा जानकारी दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। दे डिड नॉट कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेक्रेड, मतलब ऐसा नहीं कंसिडर कर दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है ये सेक्रेड है, इसको कभी चेंज करना मतलब पड़ेगा ही नहीं फ्यूचर में। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को कंसिडर किया गया। हाउएवर द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट लेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर एज ईजी एज इन ब्रिटेन नॉर एज डिफिकल्ट एज इन यूएसए। मतलब कि जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो बहुत ईजीली चेंज हो जाता है, तो इतना ईजी भी नहीं है हमारा संविधान संशोधन, और न ही यूएसए जितना डिफिकल्ट है। हु हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके पास ये पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर इफ रिक्वायर्स। तो जो भी अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो देश की संसद है उसके द्वारा ही होगा, पार्लियामेंट द्वारा ही होगा। So the parliament is empowered to amend or repeal any provision of constitution in accordance with procedure laid down for this purpose। तो पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट भी कर सकती है, और अगर चाहे तो अगर कोई अमेंडमेंट किया है तो उसको रिपील मतलब उसको वापस से हटा भी सकती है। हाउएवर इट वॉज रूल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973 दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो देखते हैं कि कितने टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। तो आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं, दैट इज़ बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर बाय सिंपल मेजोरिटी। तो मतलब आर्टिकल 368 में दो टाइप के अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है। एक अमेंडमेंट तो होता है सिंपल मेजोरिटी, और दूसरा अमेंडमेंट एक अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजोरिटी से, और दूसरा भी होता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, लेकिन स्टेट की भी उनमें मेजोरिटी कंसिडरेशन की जाती है। तो आगे पढ़ते हैं कि कैसे ये होता है। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अमेंडमेंट बाई ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस। जो नॉर्मल अगर कोई नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर को चेंज करना है या अमेंडमेंट करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, वो आर्टिकल 368 में कवर नहीं होता। आर्टिकल 368 में सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी आती है। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है वो देखते हैं हम। A majority of member of each house is present and voting. This amendment are not considered to be amendment under Article 368। तो ये आर्टिकल 368 में क्या नहीं आता है, सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में नहीं आती है। इट क्लियरली मीन्स दैट द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल इन थ्री वेज। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो तीन तरीके से अमेंडमेंट हो सकते हैं, एक तो सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है ना। तो तीन तरह के अमेंडमेंट हमने देखे कि तीन तरीके से अमेंडमेंट हो सकते हैं, एक तो सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी, और एक स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। आइए आगे देखते हैं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एज पर आर्टिकल 368। तो अब आर्टिकल 368 का प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम स्पेशल मेजोरिटी की ही बात कर रहे हैं। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368 इज एज फॉलोज। An amendment of this constitution may be initiated only by introduction of bill for the purpose of either house of parliament and not in the state legislature। तो सबसे पहले तो बिल लाना पड़ेगा। बिल स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं ला सकते हैं, आइदर हाउस, या तो लोकसभा में लाएंगे या राज्यसभा में लाएंगे। द बिल डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। इस बिल को प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, मतलब पहले से परमिशन नहीं चाहिए। द बिल शैल बी प्रेजेंटेड बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर। और बिल कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। मिनिस्टर मतलब क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, और प्राइवेट मेंबर मतलब जो नॉर्मल हमारे एमपीज़ होते हैं वो। द बिल मस्ट बी पास ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। और दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर्स का उसको
बिल को वोट मिलना चाहिए तभी वो पास होगा, और नॉर्मल मेजोरिटी में तो 50% होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला। ईच हाउस मस्ट हैव टू पास द बिल सेपरेटली एंड देयर नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन एनी केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइजेस बिटवीन द टू हाउसेज। तो इस आर्टिकल में अलग अलग पास होना पड़ेगा दोनों हाउस में, और कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन इस आर्टिकल के अमेंडमेंट के में नहीं है। If the bill seeks to amend the federal feature of constitution, it must also be ratified by half of the state of legislature with a simple majority। अगर इस बिल में फेडरल स्ट्रक्चर को कुछ चीज़ इफेक्ट करती है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर पावर का बंटवारा हुआ है, सेंटर के पास सेंट्रल सब्जेक्ट्स के पावर है, स्टेट के पास स्टेट सब्जेक्ट्स के पावर है। तो अगर उसमें कोई स्टेट्स भी इन्वॉल्व है तो जो वो स्टेट्स है उनके लेजिस्लेचर में भी इस बिल को दिया जाएगा, और 50% ऑफ स्टेट उसके लिए वोट करेंगे तभी उसका बिल पास होगा। After duly passed by both houses and ratified by the states, if required, the bill is presented to the president for his assent। जो स्टेट है उनका रेटिफिकेशन का पावर है, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो बाध्य कर दे कि मतलब बिल पास ना हो। वो अपनी रेटिफिकेशन मतलब जो भी सजेशंस है वो दें, अगर पार्लियामेंट उस सजेशंस को नहीं लेना चाहती तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट्स का रेटिफिकेशन इसमें देखा जाता है अगर रिक्वायर्ड हो तो। The President can neither withhold nor return the bill for the reconsideration purpose of the Parliament। नॉर्मल बिल्स में हमने देखा कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में वापस बिल भेजते हैं, लेकिन अगर इसके तहत बिल पास हुआ है स्पेशल मेजोरिटी के तहत तो प्रेसिडेंट वापस से बिल नहीं भेज सकते। हैंड द प्रेसिडेंट मस्ट हैव टू गिव हिज असेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट को उस समय पर असेंट देना ही है उस बिल को। आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल विल बिकम एन एक्ट। तो ये प्रोसीजर होता है आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी में। तो आइए आगे देखते हैं व्हाट इज स्पेशल सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी हमने पहले भी देखा है कि दिस रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर सिंपल मेजोरिटी नहीं आती है, सिर्फ जो मेंबर्स उस समय पर प्रेजेंट है हाउस में और 50% वो होना चाहिए। तो देखिए ऑन ए पर्टिकुलर डे आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 545, 45 वर absent and 100 abstain from voting on an issue, so only 400 members were present and voting, then the simple majority is 50% of 400 plus, that is 201। तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे 545 एक स्ट्रेंथ है लोकसभा की, मान लिया 45 मेंबर उस दिन अब्सेंट है और 100 ने बोल दिया कि हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो जो 400 बचे हैं वो जो वोट कर रहे हैं, तो उस जो पर्टिकुलर बिल अगर लोकसभा में आया है तो अगर 201 ने उसको अप्रूव कर दिया बाय सिंपल मेजोरिटी तो वो बिल हमारा पास हो जाएगा लोकसभा के अंदर। केसेस वेयर द सिंपल मेजोरिटी इज़ यूज, जैसे कि ऑर्डिनरी कोई मनी या फाइनेंस बिल है तो उसमें सिंपल मेजोरिटी यूज़ की जाती है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जो सरकारों के खिलाफ एडजर्नमेंट मोशन भी आता है कि हम मतलब अपना सरकार अल्पमत में है या फिर उनके पास मेंबर्स नहीं है, तो जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल भी सिंपल मेजोरिटी से होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी सिंपल मेजोरिटी से होती है। स्टेट इमरजेंसी भी, नई स्टेट फॉर्मेशन, उनके एरिया का अल्ट्रेशन, नाम चेंज करना, वो भी सिंपल मेजोरिटी से होता है। अबेलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, कभी विधानसभा किसी स्टेट की अगर वहाँ पर सही से मशीनरी वर्क नहीं करी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो उसको अगर भंग करना है वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करने का भी सिंपल मेजोरिटी से, सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन ऑफ स्पीकर हो गया, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सब चेंजेस करने के लिए सिंपल मेजोरिटी यूज़ होती है। व्हाट इज़ स्पेशल मेजोरिटी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो स्पेशल मेजोरिटी चार टाइप की होती है। तो टाइप 1 में होता है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, एक स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 में मेंशन है, और एक स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में है जो हमने बोला 2/3 मेंबर का, और दूसरी आर्टिकल 368 में ही है जहाँ पर 2/3 मेंबर्स की तो वोटिंग होनी ही चाहिए। साथ में जो स्टेट अगर उस बिल से इफेक्ट होते हैं तो उनका भी रेटिफिकेशन कंसीडर किया जाता है। और स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61। तो ये 4 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी हमारी है। आइए देखते हैं। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 requires a majority of 2/3 members present and voting. For example, if out of 245 members in Rajya Sabha only 150 are present and voting, then the special majority required as per article 249 would be 101। अगर राज्यसभा में हम सभी जानते हैं कि 245 मेंबर्स होते हैं टोटल, अगर उस दिन 150 मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं तो कम से कम 101 बंदे का जो है मेजोरिटी चाहिए उस पर्टिकुलर बिल को पास करने के लिए। Cases where special majority as per Article 249 is used to pass the Rajya Sabha resolution to empower the Parliament to make laws
इन द स्टेट लिस्ट वैलिड अप टू 1 ईयर बट कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम। तो इस तरह के बिल को राज्यसभा में पास करने के लिए आर्टिकल 249 वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368, तो वही 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग supported by more than 50% of total strength of the house. This type of majority is used for most of the constitutional amendment bill. To pass a constitutional amendment bill in Rajya Sabha, in addition to getting the support of 123 members, the bill should be favored by more than 2/3 of the members present and voting. तो देख लीजिए, इसमें भी 2/3 मेंबर्स कम से कम चाहिए, और अगर 245 की स्ट्रेंथ है तो 123 मेंबर्स का कम से कम इसको सपोर्ट चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, तो ये हमने पढ़ ही लिया। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट, उनकी वोटिंग, साथ में जो स्टेट्स इस बिल से अफेक्ट होती है उनका भी कंसेंट लिया जाता है, और 50% उनके वोट्स की ज़रूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इन लोकसभा द स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 इज 364। अगर लोकसभा में वो बिल है तो 364 कम से कम मेंबर्स उसको सपोर्ट करने चाहिए, और राज्यसभा में है तो उसको 164 मेंबर्स कम से कम सपोर्ट करने चाहिए। तो ये देखिए, स्पेशल मेजोरिटी के 4 केसेस हमने देख लिए। आपको सिर्फ ऐसे याद रखना, आर्टिकल 249, आर्टिकल 368 में 2 टाइप की होती है, एक तो सिंपल स्पेशल मेजोरिटी बाई 2/3, और दूसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन, और 4th आर्टिकल है 61। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो स्पेशल मेजोरिटी से रिलेटेड थे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आइए देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। राइट ऑफ प्रॉपर्टी owners and made it more difficult to government to enact the reform measure. It also added the 9th schedule which protected certain laws from being challenged in the court. फिर जो 4th अमेंडमेंट हुआ था वो 1955 में हुआ था। इसके अंदर अमेंडमेंट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ अब्सेंटी लैंडलॉर्ड। 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। 11th अमेंडमेंट हुआ था 1961 में। इसने ऑथराइज किया गवर्नमेंट को टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ इनाम लैंड्स, जो बेनामी संपत्ति होती थी उनके चार्ज लेने के लिए। 16th अमेंडमेंट 1966, दिस अमेंडमेंट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू लिवाई टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे गवर्नमेंट को एम्पावर किया टैक्स लेने के लिए। फिर 18th अमेंडमेंट आया 1971 में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। 25th अमेंडमेंट 1971 में। 39th अमेंडमेंट 1975 में। 42nd अमेंडमेंट 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, इसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया था। 44th अमेंडमेंट, दिस अमेंडमेंट रिवर्स मेनी ऑफ चेंजेस मेड बाय 42nd अमेंडमेंट एंड रेस्टोर्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। कुछ जो चेंजेस थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू उनको वापस से रिपील किया गया। 52nd अमेंडमेंट 1985, द अमेंडमेंट रिकॉग्नाइज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एज फंडामेंटल राइट, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 61st अमेंडमेंट था, दिस अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप। 1989 से पहले 21 थी वोटिंग एज, लेकिन उसको कम करके 18 कर दिया गया 61st अमेंडमेंट के थ्रू। फिर 69th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट 1992, आप जानते हैं पंचायती राज। 74th अमेंडमेंट 1992 जो कि म्यूनसिपालिटीज़ को एम्पावर किया गया था। 77th अमेंडमेंट 1995, दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन पोस्ट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 93rd अमेंडमेंट 2006, दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और 95th अमेंडमेंट था, द अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन प्रमोशन टू गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब के प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन मिलने लगा। 103rd अमेंडमेंट 2019, ये EWS रिजर्वेशन का था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत EWS रिजर्वेशन दिया गया, तो वो दिया गया 103rd अमेंडमेंट के तहत। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और साथ ही हमने पूरा देखा कि कैसे अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाता है, किस मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो आप बताएं हमको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशंस के लिए आप कमेंट करिए। किसी टॉपिक पे आप स्पेशली चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो उसको भी बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।